फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सेट नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का और फुल सॉल्यूशन देखेंगे इसमें उत्तर के साथ में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आप जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उस पीडीएफ में पासवर्ड मांगेगा, उस पासवर्ड को आप इसी वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान से रखना है आपको और अपना जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसको देखना है, ठीक है। इस कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सॉल्व करके डाल दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं जिनको डाला जा रहा है तो आप अवेलेबल रहिए चैनल पे और प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आपके जो 12th क्लास की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड ए की बात करते हैं, सत्य सत्य की बात करते हैं इसमें। तो वाणिज्य उत्पाद और उपभोक्ता के बीच की कड़ी है। तो वाणिज्य किसके किसके बीच की कड़ी है? उपभोक्ता और उत्पाद के बीच की कड़ी। तो ये सत्य वचन है, ठीक है। इसके बाद में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय ही बाह्य व्यापार है, असत्य है। बड़ी मात्रा में वस्तुओं का जो क्रय है वो व्यापार नहीं कहलाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सन 1991 में आर्थिक नीतियों में सरकार ने बृहद परिवर्तन किए थे, यानी बहुत बड़े परिवर्तन किए थे। तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में चौथा है, निजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ जाती है, तो असत्य है। नेक्स्ट पांचवा है, कंपनी का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है। तो ये नहीं, कंपनी अगर आप खोलते हैं तो ऐच्छिक नहीं होता है, उसको आपको करवाना ही करवाना अनिवार्य होता है। तो इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरण भर्ती का जो है आंतरिक स्रोत है, ठीक है। स्थानांतरण भर्ती का आंतरिक स्रोत है, बाह्य स्रोत नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही करते हैं, यानी कि कंपनी किसी या फिर सरकार जो भी स्थानांतरण जो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र, वो आंतरिक रूप से ही करती है, ना कि कोई बाहर वाले को बुला करके आओ तुम्हें हम ट्रांसफ़र करके नागपुर भेज रहे हैं या जमशेदपुर भेज रहे हैं या टाटा भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फुटकर विक्रेता, यहाँ पे फुटकर आ जाएगा। फुटकर विक्रेता का उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संबंध होता है, बिल्कुल सही बात है। फुटकर जो है व्यापारी जिससे हम सामान खरीदते हैं सारे फुटकर हैं, और उन फुटकर व्यापारियों का संबंध जो होता है वो रिटेलर से होता है, और रिटेलर का संबंध जो होता है डायरेक्ट कंपनी से या होल सेलर से होता है, और होल सेलर का जो संबंध है वो आपकी कंपनी से होता है। इस तरह से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक विक्रेता खालिस्तान से वस्तुओं का क्रय करते, तो उत्पादक या निर्माताओं से। जो थोक है मैंने बताया था आपको, होल सेलर। तो थोक विक्रेता कहाँ से खरीदते हैं? कंपनी से या फिर आपका उत्पादक से, ये वो दोनों चीज़ों में से कोई भी भर सकते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना सन खालिस्तान में की गई, तो सन 1955 में की गई थी। और नौकरी के दो पक्ष होते हैं, एक तो कर्मचारी और दूसरा कौन सा? नियोक्ता, ठीक है। तो नियोक्ता आ जाएगा यहाँ पर, उत्तर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो बड़े क्वेश्चन से। पेशा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने विशिष्ट ज्ञान व दक्षता के प्रयोग द्वारा अपने जीवोपार्जन के लिए किए जाने वाला जो समस्त क्रियाएं हैं वो पेशा कहलाती हैं, जिसको हम नौकरी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि हम जाते हैं, किसी से पूछा आपका आप क्या करते हो, तो आपका पेशा क्या है? सिंपली ये वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो जब व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से अपने खाते का परिचालन अर्थात यानी ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, यानी कि उसको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, कंपनी की विशेषताएं लिखिए। कोई भी दो लिखने हैं, तो पहला आप लिख सकते हैं, सीमित दायित्व होता है कंपनी में और पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है उसको बात करते हैं हम। और आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज जरूर करें और आराम से उसको पढ़ लें। इसका पीडीएफ जो मैं बता रहा हूँ आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी सब्जेक्ट की जो जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं सभी के पासवर्ड और सभी के जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हर वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला मिलेगा आपको, और उसका पासवर्ड उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ का पासवर्ड को आप हमेशा कॉपी में लिख लें, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो पासवर्ड हमेशा अपनी कॉपी में लिखें, सब्जेक्ट लिखें, और सब्जेक्ट के सामने सेट 1 जैसे आप अभी देख रहे हैं जिसको, तो बिजनेस स्टडीज़ सेट 1, और फिर इसका आगे पासवर्ड लिख लें। जब भी आप पीडीएफ खोलेंगे तो आपको पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पे आपने 7 क्वेश्चन देख लिए, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, पार्षद सीमा नियम क्या है? ये वाला आपका क्वेश्चन है। उसके बाद में सार्वजनिक उपक्रम से क्या आशय है? इसका आंसर आपके सामने है। इसके बाद में 7वां है, प्रबंध से क्या आशय है? ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं और इनके आंसर्स आपके सामने हैं। इसके आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। एजेंसी शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। एजेंसी शब्द तो आपको पता ही है, जनरली हम जैसे कि बाइक एजेंसी और उसके अलावा आपके
फोर व्हीलर की एजेंसी होती है, बहुत सारी एजेंसीज होती है। ऐसा नहीं है कि आपके जो कपड़ों की एजेंसी नहीं होती है या फिर आपके जूतों की एजेंसी, सबकी एजेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें नौकरी का अर्थ आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्यावसायिक वातावरण का महत्व 3 बिंदुओं में आपको बताना है, ठीक है। तो 3 बिंदुएं कौन कौन सी लिख सकते हैं आप? तो 3 बिंदुएं इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो व्यवसाय का चुनाव जो है वो आ जाता है, उसमें आ जाता है। दूसरा नंबर भविष्य की संभावना का ज्ञान, और तीसरा आता है जोखिम से सुरक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उपक्रमों के नाम लिखने हैं। कोई भी आप लिख सकते हैं, जिसमें भेल आ गया, बीपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ये सब कुछ आपके आते हैं। बहुत सारे हैं ये आप तो 6 लिख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। उसके अलावा गेल है, भेल है, और एनटीपीसी है जो कि आपके सामने है, सेल है, आईओसी है, और इसके बाद में आपका और भी जो पेट्रोलियम्स हैं वो भी हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं। और इसके बाद में प्रबंध की 3 विशेषताएं लिखना है आपको। तो प्रबंध की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। पहला है आपका प्रबंधन सर्वव्याप्त है पहला, और दूसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया है, और तीसरा है प्रबंध एक प्रणाली है, ठीक है। तीनों चीज़ें अलग अलग आपको विस्तार से बतानी है। इसके आगे हम बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। तो विपणन प्रबंध के 3 कार्यों को आपको लिखना है। विपणन प्रबंध के 3 कार्य आपको बताने हैं। तो विपणन प्रबंध की सबसे पहले व्यवस्था होती है, और फिर विज्ञापन तथा विक्रय परिवर्तन होता है, और उसके बाद में आपका बाजार अनुसंधान होता है, ठीक है। इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना है, एक एक लाइन 2 लाइन लिख करके। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें स्वरोजगार का महत्व 3 बिंदुओं में लिखना है आपको। तो स्वरोजगार का महत्व क्या है? तो सबसे पहला अगर हम बात करें बिंदु की, तो पहले बिंदु में हम बता सकते हैं छोटे व्यवसाय के लाभ हो जाते हैं। इसके बाद में व्यक्तिगत सेवाओं का परिवर्तन हो जाता है, और उसके बाद में बेरोजगारी की समस्याओं का भी हल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा 15 जो क्वेश्चन है नौकरी एवं स्वरोजगार के बीच में अंतर बताना है। तो कभी भी मैंने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जब भी आप अंतर लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म बना के लिखेंगे। एक तरफ जैसे जो चीज़ पूछी गई है, और दूसरी तरफ जो जिसमें तुलना करनी है, और उन दोनों को सामने सामने आप इस तरह से जो है उसके मापदंड है आमने सामने लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर आसानी से समझ पाए। आधार लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आधार लिखते हैं तो सबसे बेस्ट है, नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। अदरवाइज़ एग्जामिनर पूरे के पूरे पार्ट को पढ़ता है। अगर आपने आधार लिख दिए तो केवल आधार पढ़ के ही आपको नंबर दे देता है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो व्यवसाय के 4 राष्ट्रीय उद्देश्य जो हैं वो बताने हैं। तो रोजगार में वृद्धि करना एक उद्देश्य हो जाता है, करों का भुगतान हो जाता है, और सरकारी नीतियों को लागू कर हो जाती हैं, और औद्योगिक संबंधों में वृद्धि भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें अथवा में, बैंकिंग के 4 महत्व बताने हैं। तो सबसे पहला बचत को प्रोत्साहन मिल जाता है, ठीक है। लोग बाग बचत करना सीख जाते हैं। पूंजी निर्माण हो जाती है ऑटोमेटिक, जब बचत करोगे तो पूंजी बन जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में चौथा है मुद्रा के उपयोग को कम करना, यानी कि मुद्रा जब आपके पास नहीं रहेगी, आप जमा कर रहे हैं, तो उसका उपयोग भी कम हो जाएगा। यानी कि आप जो भी चीज़ यूज़ करोगे मुद्रा के रूप में ना करके आप दूसरे जैसे चेक है या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में आप कर सकते हैं। भर्ती के 4 बाह्य स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो एक तो विज्ञापन द्वारा आप करवा सकते हैं भर्ती, एक भूतपूर्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हो सकती है, जैसे पहले कोई काम किया हो उसकी हो जाती है, रोजगार कार्यालय के माध्यम से आप करवा सकते हैं, और कार्यरत कर्मचारियों के मित्र और रिश्तेदार जो है उनको ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो 4 स्रोत हैं जिनके द्वारा आप आराम से भर्ती कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको लिखना है। इसके अथवा पार्ट में जो है नियुक्ति का महत्व है जो है आप 4 बिंदुओं में लिखना है आपको। तो सबसे पहला बिंदु आ जाएगा आपका संस्था की सफलता का आधार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कार्य संपादन के लिए, और तीसरा हो जाएगा रोजगार में वृद्धि के लिए, और चौथा हो जाएगा श्रम शक्ति का प्रयोग। तो ये 4 पॉइंट में आप इसको आराम से इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके आगे हम बात करें अगर 18वें क्वेश्चन की, तो व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो सबसे पहला कारण जो है स्थायी संपत्तियों के क्रय हेतु, दूसरा कारण जो है दैनिक व्यय का भुगतान हेतु, और तीसरा कारण आप बता सकते हैं व्यवसाय का विकास, और चौथा कारण आकस्मिक व्ययों की पूर्ति हेतु। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको जो है बता देनी है। तो काफ़ी आसान मतलब इसमें लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बैंक किस प्रकार से ऋण प्रदान करती है, या फिर बैंक साख कितने प्रकार से प्रदान करती है? दोनों में से एक ही चीज़ है, दोनों में से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको यही आंसर लिखना है। तो ऋण एवं अग्रिम जो है इस पार्ट में आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नगद साख हो जाता है, बट्टे पर बिलों का भुगतान जो है उसको कर देंगे, और बैंक अधिविकर्ष जो है उसको भी हम डालेंगे। तो ये चारों पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से नोट करना है और समझ लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें विपणन के 4 कार्यों को आपको बताना है। तो विपणन के उद्देश्य का निर्धारण, नियोजन, बाजार का अनुसंधान, और वितरण व्यवस्था करना, ये चारों आप लिखेंगे। इसके अथवा में जो पार्ट आया है उसमें विज्ञापन के 4 उद्देश्य जो है आपको बताने हैं। तो
तो विज्ञापन के काफ़ी उद्देश्य हैं, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं और चाहें तो 4 याद कर सकते हैं। वस्तुओं की जानकारी देना, मांग उत्पन्न करना यानी कि मांग बढ़ाना, ख्याति में वृद्धि करना और उसके अलावा विक्रेता को सहायता देना। ठीक है, ये 4 आप लिख सकते हैं। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, एजेंसी सेवाओं की विशेषताएं लिखिए। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो इन विशेषताओं में पहला विशेषता आ जाएगा पारस्परिक विश्वास, दूसरा आ जाएगा प्रतिफल और तीसरा आ जाएगा उत्तरदायित्व, चौथा आ जाएगा योग्यता। तो ये 4 के 4 पॉइंट आपको लिखने हैं और इनको अच्छी तरह से याद करना है। अथवा की बात करें तो एजेंट के अधिकार समझाने हैं आपको। तो एजेंट के अधिकार में एक पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है, एक व्यय राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है और तीसरा जो होता है मुआवजा प्राप्ति का अधिकार होता है और चौथा जो होता है ग्रहणाधिकार का अधिकार। ये चारों के चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। पांचवा अगर लिखना चाहे तो आप कौन सा लिखेंगे, रास्ते में माल रोकने का अधिकार। ठीक है, ये सारे के सारे अधिकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें 21वें क्वेश्चन की, नौकरी की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो नौकरी की 4 विशेषताओं में पहली विशेषता, पहले तो नौकरी का अर्थ बताना चाहे तो बता दें, अगर नहीं आपको बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले केवल विशेषताओं को बताएंगे। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, नौकरी के लिए 2 पक्ष का होना आवश्यक है, एक नियोक्ता और दूसरा कौन सा, कर्मचारी। ठीक है, जो एक नियुक्त करेगा और दूसरा एक काम करेगा। दूसरा हो जाएगा आपका अनुबंध। ठीक है, इस अनुबंध के में होना, इस अनुबंध में क्या होता है, कर्मचारियों की दशा, नियम, शर्तें वगैरह जो भी वेतन वगैरह जो भी है वो सब लागू की जाती हैं। और उसके बाद में सहमति आ जाती है, जो आपके ये ऊपर वाली कंडीशन देने के बाद में यहाँ पे पूछा जाता है कि आप सहमत हैं या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ या ना। उसके बाद में पारिश्रमिक जो है आपका परिश्रम, वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। इसके अथवा में है नौकरी के प्रकारों को समझाइए। तो नौकरी के प्रकारों को कैसे समझाएंगे आप, तो नौकरी के प्रकारों को इस तरह समझाना है। एक तो तकनीकी नौकरियां होती हैं जो कि टेक्निकल फॉर्म की ड्यूटीज़ बोली जाती हैं, जिसमें मैकेनिक वगैरह की ज़्यादा चीज़ें आती हैं। उसका शासकीय नौकरियां जो होती हैं जिसमें जो कि कार्यालय में किया जाता है कि आपको ज़्यादातर पेन कॉपी से या फिर कंप्यूटराइज काम करना है। ठीक है, तो ये 2 तरह के काम आपके ज़्यादातर होते हैं और इन दोनों में ही सब कुछ कवर हो जाता है। इसके आगे बात करें हम प्रवर्तक के 5 कार्यों को समझाइए। तो प्रवर्तक के 5 कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, प्रवर्तक का अर्थ आप बता सकते हैं। तो प्रवर्तक का अर्थ के बाद में प्रवर्तक के कार्य आप लिख सकते हैं। अगर अर्थ नहीं बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्योंकि आपको कार्य पूछा है तो केवल कार्य आपको बता देने हैं। तो कार्य काफ़ी होते हैं, तो कार्य को ज़रूर बताएं। 6 कार्य यहाँ पे लिखे हुए, 6 को आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं अथवा पार्ट में। तो अथवा में है साझेदारी के 5 प्रकारों को समझाइए। साझेदारी के 5 प्रकारों को समझाना है। तो पहला प्रकार आप बता सकते हैं ऐच्छिक साझेदारी, यानी कि इच्छा से होती है। एक विशेष साझेदारी होती है जिसमें हम एक उद्देश्य के लिए कमाई करते हैं या उद्देश्य के लिए साझेदारी करते हैं। उसके बाद सामान्य साझेदारी, एक नॉर्मल काइंड ऑफ जो है आप पार्टनरशिप बोल सकते हैं। और उसके बाद में सावधि साझेदारी जो होती है, ये एक अलग साझेदारी है। ठीक है, तो ये 5 तरह की साझेदारियाँ होती हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 5 अंतर आपको बताने हैं। तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र आप लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। और आधार बताना चाहे तो आधार बता सकते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आधार बताना बहुत ही बेस्ट रहता है। आधार से क्या ऑटोमेटिक आपको केवल आधार याद करने होते हैं और इसके संबंध ऑटोमेटिक यहाँ पर ये वाली चीज़ याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी है, अब इन दोनों में अंतर इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 और आप और भी लिख सकते हैं इसमें। तो 4 के बाद में आप 5 और 6 और जो पॉइंट है इनको डाल के लिख सकते हैं। तो आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अथवा पार्ट की बात करें तो सरकारी कंपनी की 5 सीमाएं आपको बतानी है। सरकारी कंपनी की सीमाएं या दोष बोल सकते हैं। तो एक तो निर्णय में विलंब करता है, व्यावसायिक अनुभव की कमी हो जाती है और राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और नीतियों और प्रबंध में परिवर्तन जो है वो भी होता है। और भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही, ये तो आम है, जानते ही हो आप, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ये सब कांड होते रहते हैं। क्या कहते हैं इनको, घोटाले। इसके बाद में प्रबंध के 5 प्रमुख कार्यों को समझाना है। तो इसमें आपका नियोजन होता है, संगठन होता है, स्टाफिंग होता है, निर्देशन होता है, समन्वय होता है। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते और कोई चीज़ भूल नहीं सकते। तो आपको A to Z चीज़ें जो है इनको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद में अथवा है FW टेलर जो है, इनका नाम तो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे ये। तो इनके प्रबंध सिद्धांतों को समझाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस की बात कर रहे हैं तो FW टेलर जरूर आएंगे। तो नियोजन का सिद्धांत उनका जो है वो काफ़ी माना जाता है। उसके बाद में इन्होंने जो है बिजनेस को प्रतिपादित किया था, एक तरह से प्रतिपादन सिद्धांत इन्हीं का माना जाता है। और कार्य अनुमान का सिद्धांत जो है इनका देना पड़ेगा। इसके बाद में इनका तीसरा सिद्धांत जो है उनका प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत जो है ये है। और एक चौथा है अपवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये 4 आपको
ज़रूर से ज़रूर याद करके रखने हैं। पाँचवा, आपको प्रयोग का सिद्धांत लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 4 तो कंटिन्यूअस होने चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा हमेशा 5 याद करिए। अगर बाई चांस आप कोई भी भूल जाते हैं पाँचों में से, तो आपको 4 तो एटलीस्ट याद रहेंगे। इसके आगे की बात करें, 25वां क्वेश्चन, नियंत्रण की 5 विशेषताएं आपको बतानी है। नियंत्रण की एक पहली विशेषता हो जाएगी सतत प्रक्रिया, दूसरा हो जाएगा व्यापकता, तीसरा हो जाएगा एक प्रणाली, और चौथा हो जाएगा मुख्य प्रबंधकीय कार्य, और पांचवा हो जाएगा समस्त स्तरों पर लागू होना। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। अथवा की बात करें तो अभिप्रेरण के महत्व के 5 बिंदु आपको लिखने हैं। तो इसमें आपका पहला जो आ जाएगा, वो पहला आ जाएगा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, दूसरा हो जाएगा कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना, तीसरा हो जाएगा मानवीय संबंधों का विकास करना, चौथा हो जाएगा मनोबल में वृद्धि, और पांचवा जो हो जाएगा ये स्थायित्व को प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन पे। 26वें में है समता एवं पूर्वाधिकार अंशों में अंतर लिखिए। तो आपको जब इसका अंतर लिखना है तो मैंने हमेशा बताया आधार आप जरूर लिखें। आधार क्या है, याद करने से ना ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अरे अनिवार्यता, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें अनिवार्य है, इसमें अनिवार्य नहीं है। अनिवार्यता याद रहा। तो मताधिकार में अगर हम बात करें तो मताधिकार होता है, यहाँ मताधिकार नहीं होता है। समझ गए। अगर आप ये आधार याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, केवल इतना ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पे एक जगह नहीं होगा, एक जगह हाँ होगा, एक जगह हाँ होगा, एक जगह नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। तो ये इजी होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरह से याद करते हैं वो आपका मेथड है। तो ये आपको टेबुलर फॉर्म में करना है। इसके बाद में आ जाते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका अंश एवं ऋण पत्र में अंतर लिखना है आपको। तो इसमें भी आपको टेबुलर फॉर्म बनानी है। अगर आप आधार बताना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें 6 आधार बताए गए हैं। स्थिति है, आय की प्रकृति है, प्रबंध अधिकार है, मताधिकार है, जोखिम है और जमानत है। इन सभी में एक तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 27वां क्वेश्चन है विपणन मिश्रण के तत्वों को समझाइए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो विपणन मिश्रण के तत्व कौन कौन से ये आपको बताना है। तो सबसे पहला हो जाएगा वस्तु नियोजन एवं विकास, दूसरा हो जाएगा मूल्य निर्धारण, तीसरा हो जाएगा वितरण मार्ग। ठीक है, इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट की तो विक्रय शक्ति हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा सामान्य नियोजन, और छठा हो जाएगा सामान्य नियोजन। इसमें कहीं थोड़ा सा ये जो है ना एक ही पॉइंट लिख सकते हैं आप इसको, तो इसको आप एक ही करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम अथवा की बात करें तो नेक्स्ट जो है विज्ञापन के लाभ आपको बताने हैं। बहुत सारे लाभ होते हैं, पता ही है। आप एडवर्टाइजमेंट देख के तो बिजनेस कितना बड़ा हो जाता है। तो विक्रय में वृद्धि हो जाती है, रोजगार में वृद्धि होती है, लागत में कमी आ जाती है। ठीक है, और विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिल जाता है कि हाँ जो वो माल बेच रहे हैं उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और मध्यस्थों की संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है, बीच मीडिएटर्स जो है कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट, इसके अलावा जो छठा जो क्वेश्चन है नवीन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से लिखनी है। मैंने जैसे बताया आपको कि सारे सॉल्यूशंस को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो 12th CG सॉस का जो पेपर है वो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा इस प्लेलिस्ट में, और आप आसानी से जो है इसको सारे सब्जेक्ट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में आंसर के साथ में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। और जो अभी आपका बिजनेस स्टडीज़ का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जब PDF आप डाउनलोड करेंगे तो पासवर्ड आप जब डालेंगे तो 345 और 345 ये आपको बड़ा सा पासवर्ड डालना है। 9 डिजिट का पासवर्ड है, 345 345 345। तो ये है इसका पासवर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आपको जो अपने दोस्त हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। और बाकी मैं यही बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए डाल दिए गए हैं। अगर आपका दोस्त किसी और दूसरे ट्रेड से वो कर रहा है आपका 12th क्लास को ओपन से, तो वो भी देख सकता है। आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं, और कुछ जो है अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप जैसे ही इस चैनल पे एक्टिव रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपको, और जो भी हम डालते हैं तो उसको हम पहले प्रीकास्ट कर देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट को पता ना नहीं चल पाता है तो वो स्टूडेंट को भी वो 2-3 दिन पहले ही पता चल जाती है, या 12 घंटे पहले पता चल जाती है कि ये चीज़ डाली जा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहे इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।